हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट चौपाल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले के दोनों पार्ट अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और अगर आप लोग यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दिए, जिससे आपको नेट से रिलेटेड सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो सके। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और आज से आपको क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, इंग्लिश हिंदी, क्योंकि कुछ लोगों को हिंदी में दिक्कत हो रही थी तो उन्होंने कमेंट किया और कुछ लोगों ने पर्सनली फ़ोन भी किया था। तो आज से आपको दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, कार्योत्तर शोध का अर्थ है। ऑप्शन ए, घटना के बाद शोध किया जाता है। ऑप्शन बी, घटना के पूर्व शोध किया जाता है। ऑप्शन सी, घटना के घटने के साथ साथ शोध किया जाता है। और ऑप्शन डी है, घटना की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए शोध किया जाता है। तो इंग्लिश वाले बच्चे देख लें। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च मीन्स, ये आपका चारों ऑप्शन दिया गया है, वीडियो को पॉज करके देख लें। तो अगर आप लोगों को याद हो तो हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के बारे में। तो एक्स पोस्ट फैक्टो जो होता है वो किसी घटना के घटने के बाद किया जाता है, इसीलिए इसका दूसरा नाम है कि आफ्टर द फैक्ट भी इसको कहते हैं। आफ्टर द फैक्ट मतलब कोई घटना होने के बाद जो शोध किया जाता है उसको हम लोग कार्योत्तर शोध या एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहते हैं। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घटना के बाद शोध किया जाता है, या द रिसर्च इज कैरीड आउट आफ्टर द इंसिडेंट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। फिर अगला क्वेश्चन है, शोध नैतिकता किसे शामिल नहीं करती है। तो पहला है ईमानदारी या ऑनेस्टी, दूसरा है व्यक्तिपरकता सब्जेक्टिविटी, तीसरा है न्यायनिष्ठा इंटीग्रिटी, और चौथा है ऑब्जेक्टिविटी। तो जो रिसर्च इथिक्स होता है उसमें तो ईमानदारी आपकी सबसे ज़रूरी बात है, क्योंकि आप अगर किसी के रेफरेंस को लेते हैं या किसी के आर्टिकल्स को अपने रिसर्च में यूज करते हैं, तो अगर आप ईमानदारी से उसको मतलब एक प्रॉपर क्रेडिट नहीं देते हैं तो वो आपका रिसर्च जो है इथिक्स नहीं माना जाता है, वो आपके अनैतिक रिसर्च माना जाता है। फिर तो ईमानदारी सही है। फिर दूसरा दिया है व्यक्तिपरकता मतलब सब्जेक्टिविटी। तो सब्जेक्टिविटी मतलब आप अगर अपने रिसर्च में जितना कम सब्जेक्टिविटी रखेंगे उतना ही आपका रिसर्च ज़्यादा सही माना जाता है, क्योंकि सब्जेक्टिविटी मतलब एक तरह से आप क्या होता है कि पक्षपात करने लग जाते हैं सब्जेक्टिविटी में। इसीलिए क्या होता है कि रिसर्च को ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी रखा जाता है, मतलब वस्तुनिष्ठता उसमें लाई जाती है। क्योंकि बस ऑब्जेक्टिविटी में क्या होता है कि फिर आपका रिसर्च बायस नहीं हो पाता, वो अनबायस्ड रहता है। और न्याय निष्ठा भी आपके लिए रिसर्च इथिक्स में काफ़ी ज़रूरी है। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, सब्जेक्टिविटी। ये सब्जेक्टिविटी आपका रिसर्च इथिक्स में नहीं शामिल किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन व्यक्तिपरकता या सब्जेक्टिविटी। फिर अगला क्वेश्चन है, नियंत्रित समूह शर्त या कंट्रोल ग्रुप कंडीशन इज अप्लाइड इन। तो पहला ऑप्शन दिया है आपका सर्वे रिसर्च, दूसरा हिस्टोरिकल, तीसरा एक्सपेरिमेंटल और चौथा है डिस्क्रिप्टिव। तो जो ये कंट्रोल ग्रुप होता है ये आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आपके दो वेरिएबल होते हैं, एक तो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो जैसे आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं इसमें से आप किसी एक को कंट्रोल करते हैं। जैसे मान लीजिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अब आप उसको एक कंट्रोल करके उसमें कम या ज़्यादा मतलब जो चेंजेस करते जा रहे हैं, तो फिर जो चेंज कर रहे हैं उसके बाद आप देखते हैं कि उस चेंज का डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो इस तरह से आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल करके डिपेंडेंट वेरिएबल पे उसके इफ़ेक्ट को देखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, इसका हो जाएगा सी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये और एक चीज़ और कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आपका होता है कि कॉज एंड इफ़ेक्ट को देखा जाता है कि मतलब एक घटना का दूसरे पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो ये भी आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही आता है। अगला क्वेश्चन है, कार्यशालाएं किसके लिए आयोजित की जाती हैं। कार्यशाला मतलब वर्कशॉप और मीन फॉर। तो अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो ध्यान से देखा होगा तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो
वर्कशॉप होता है उसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है, किसी चीज़ को मतलब करके बताया जाता है या आपको एक तरह से ट्रेनिंग दिया जाता है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। आपको एक उसको आप प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करते हैं उसको कि कैसे वो किया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया, पहला दिया है व्याख्यान देना, तो ये आपका गलत है। दूसरा बहुलक्ष्यांक समूह, ये भी आपका गलत है क्योंकि ये जो बहुलक्ष्यांक समूह था ये आपका सम्मेलन में आ जाता है। तीसरा है नए सिद्धांत प्रदर्शित करने, तो ये भी आपका गलत है। और लास्ट ऑप्शन दिया प्रशिक्षण अनुभव प्रदान करने, तो ये आपका सही है, मतलब हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्लस एक्सपीरियंस। तो यहाँ आपको ट्रेनिंग भी दिया जाता है, आपको एक्सपीरियंस भी दिया जाता है, तो ये आपका होता है वर्कशॉप में आता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। फिर अगला क्वेश्चन है, शोध का उपकरण निम्नांकित में से क्या है। मतलब आपको होता है रिसर्च टूल के बारे में बताना है। तो पहला दिया है आपका ग्राफ या रेखाचित्र, दूसरा है दृष्टांत, और तीसरा प्रश्नावली, और चौथा है आरेख। तो जो एक रिसर्च टूल होता है, रिसर्च टूल में आपका क्वेश्चनायर को लिया जाता है, क्योंकि क्वेश्चनायर में आप क्वेश्चनायर के द्वारा ही आप जो रिसर्च करते हैं फिर उसके लिए आप डाटा कलेक्ट करते हैं। तो डाटा कलेक्ट करने के लिए आप यही क्वेश्चनायर का ही यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चनायर आपका रिसर्च टूल में आ जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रश्नावली या क्वेश्चनायर। फिर अगला क्वेश्चन है, शोध को नैतिक नहीं समझा जाता यदि वह। तो पहला ऑप्शन है एक विशेष बात को सिद्ध या प्रमाणित करने की चेष्टा करता है, दूसरा है उत्तरदाता की गोपनीयता तथा अज्ञातता सुनिश्चित नहीं करता है, तीसरा है आंकड़े की वैज्ञानिक तौर पर छानबीन नहीं करता है, और चौथा दिया बहुत उच्च मानक का नहीं है। और इंग्लिश में देख लीजिए आप लोग, रिसर्च इज नॉट कंसिडर्ड इथिकल इफ इट, ऑप्शन ए ट्राइज टू प्रूव ए पर्टिकुलर पॉइंट, ऑप्शन बी डज नॉट इंश्योर प्राइवेसी एंड एनोनिमिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट, तीसरा है डज नॉट इन्वेस्टिगेट द डाटा साइंटिफिकली, और चौथा है इज नॉट ऑफ ए वेरी हाई स्टैंडर्ड। तो जो रिसर्च इथिक्स होता है इसमें आपकी सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि आप मतलब जहाँ से आप डाटा कलेक्ट, जैसे आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं लोगों से, तो इस आपके लिए सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि आप जो मतलब पार्टिसिपेंट हैं आपके रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनकी जो भी आप गोपनीयता होती है या प्राइवेसी होती है, ये आपको उनको एक प्राइवेट रखने की जरूरत है। आपसे नहीं कि आप किसी से डाटा कलेक्ट किए फिर आप उनके बारे में जो भी डाटा कलेक्ट किए वो आपको पब्लिकली कर दें या लोगों के सामने रख दें, ये आपका गलत माना जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका शोध नैतिक रहे या रिसर्च आपका इथिक्स माना जाए, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी ये होता है कि आप जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो आपके रिस्पोंडेंट हैं, आपको रिसर्च में हेल्प किए हैं, तो उनकी जो भी गोपनीयता होती है या प्राइवेसी, उसको आप सुनिश्चित करें कि वो लोगों के सामने ना आए, मतलब उनके प्राइवेसी पे कोई भी खतरा ना हो। तो इस तरह से जो भी आप रिसर्च करते हैं उनकी गोपनीयता को बरकरार रखते हुए, तो वो आपका रिसर्च जो है इथिक्स माना जाता है। तो इसमें कहा है कि शोध को नैतिक नहीं समझा जाता यदि वह, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, गोपनीयता तथा अज्ञातता सुनिश्चित नहीं करती। यदि आप ऐसा करने में असमर्थ होते हैं तो आपका रिसर्च जो है इथिक्स नहीं माना जाता है। ये डज नॉट इंश्योर प्राइवेसी एंड एनोनिमिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट। फिर अगला क्वेश्चन है, एक शोध पत्र शोध कार्य की रिपोर्ट होता है जिसका आधार होता है। रिसर्च पेपर इज ए ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ रिसर्च वर्क बेस्ड ऑन। तो पहला है कि आपका प्राथमिक डाटा, दूसरा है द्वितीयक डाटा, तीसरा है प्राथमिक और द्वितीयक दोनों, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो रिसर्च पेपर होता है तो उसका जो आप वर्क करते हैं, रिसर्च वर्क करते हैं, तो उसमें आप क्या होता है कि आप प्राइमरी डाटा भी ले सकते हैं, सेकेंडरी डाटा भी ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको बस प्राइमरी या बस केवल सेकेंडरी ही लेके करना पड़ता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाए प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा दोनों, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और प्राइमरी डाटा आपका वो होता है कि जैसे मान लिया आप जो डाटा खुद से कलेक्ट करते हैं वो आपका प्राइमरी डाटा में आ जाता है, जैसे आप स्वयं खुद से जाके लोगों से बात करके या क्वेश्चनायर के द्वारा जो भी डाटा कलेक्ट करते हैं वो आपका प्राइमरी में आता है। और सेकेंडरी डाटा क्या होता है कि जो आप मान लीजिए कि जैसे नेट से आप कोई भी डाटा ले लिए, या फिर होता है कि किसी ने पहले से वो डाटा कलेक्ट किया अपने काम के लिए और आपने उसका डाटा यूज कर लिया, तो ये सब आपका सेकेंडरी में आता है। या फिर एक ये भी होता है कि आपने जो डाटा था वो किसी और काम के लिए कलेक्ट किया था और उसका यूज आप किसी और काम के लिए कर रहे हैं, तो ये भी आपका सेकेंडरी में आ जाता है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो जो रिसर्च वर्क होता है उसमें आप प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों डाटा यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है।
फिर अगला क्वेश्चन है, न्यूटन ने गति के नियम के 3 मूल सिद्धांत प्रस्तुत किए, उनके इस शोध को वर्गीकृत किया गया है। पहला है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, दूसरा है सैंपल सर्वे, तीसरा है फंडामेंटल रिसर्च और चौथा है अप्लाइड रिसर्च। तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये जितने भी आपका जिसमें थ्योरी बनाई जाती है, जितने भी रिसर्च में आपके थ्योरी बनाए जाते हैं, जैसे 3 इसमें मूल सिद्धांत दिए गए हैं, तो जितने भी थ्योरी वाले रिसर्च होते हैं ये सब आपका आते हैं फंडामेंटल रिसर्च में या मूलभूत शोध में आ जाते हैं। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फंडामेंटल रिसर्च, या इसी को बेसिक रिसर्च भी कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, शोध कार्य करने की प्रक्रिया में परिकल्पना को सूत्रबद्ध करने के पश्चात आता है। तो इसमें आपको बताना है कि फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस के बाद कौन सा स्टेप्स आता है। तो अगर आप लोगों ने, हमने आपको पहले वीडियो में ही ये जितने भी सारे स्टेप्स होते हैं, रिसर्च के स्टेप्स हैं, थीसिस के स्टेप्स हैं, ये सब हमने आपको पहले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से बता दिया था कि कौन कौन से स्टेप्स किसके बाद आते हैं। तो अगर आप लोगों ने उसको ध्यान से देखा होगा वीडियो, तो आपको पता हो कि जो रिसर्च में स्टेप्स आते हैं, सबसे पहले तो आप क्या करते हैं कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि आपका प्रॉब्लम क्या है, आपको किस पे रिसर्च करना है, ये होता है। फिर इसके बाद आप करते हैं लिटरेचर रिव्यू करते हैं। फिर लिटरेचर रिव्यू में आप देखते हैं कि मतलब आपने जो प्रॉब्लम डिसाइड किया है कि इस पे आपको रिसर्च करना है, तो लिटरेचर रिव्यू में आप देखते हैं कि उस पर क्या क्या रिसर्च पहले हो चुका है और आप क्या उस पर नया कर सकते हैं। तो ये आपका लिटरेचर रिव्यू में आता है। फिर इसके बाद होता है कि आप अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं कि आपके रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के बाद क्या आप एक फार्मूलेशन तैयार करते हैं, मतलब फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं। फिर हाइपोथेसिस बनाने के बाद आप क्या करते हैं, रिसर्च डिज़ाइन करते हैं। और रिसर्च डिज़ाइन में ही क्या होता है कि जितने भी रिसर्च टूल रहते हैं या मेथोडोलॉजी रहते हैं या आपको डाटा किस तरह से कलेक्ट करना है, ये सब आपका रिसर्च डिज़ाइन में ही आ जाता है। तो आपका पूछा इसमें कि हाइपोथेसिस के बाद आप क्या करते हैं। तो पहला तो दिया स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, तो ये आपका गलत है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव जो होता है आप लिटरेचर रिव्यू के बाद करते हैं। फिर दूसरे में दिया एनालिसिस ऑफ डाटा, तो एनालिसिस ऑफ डाटा भी आप जब आप ये हाइपोथेसिस बना लेते हैं उसके बाद आप रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं। तो रिसर्च डिज़ाइन में आप ये सब डिसाइड करते हैं कि आप किस तरह से कौन सा मेथोडोलॉजी यूज करेंगे, किस तरह का डाटा यूज करेंगे, कौन सा डाटा कलेक्ट करेंगे। तो ये सब आप डिसाइड करने के बाद ही आप डाटा कलेक्शन के स्टेप पे जाते हैं। रिसर्च डिज़ाइन का आपका डाटा कलेक्शन, फिर डाटा कलेक्शन के बाद ही आप उसको एनालिसिस करते हैं। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर तीसरा है सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल, तो रिसर्च टूल्स आपका ये आ जाएगा, रिसर्च डिज़ाइन के अंतर्गत ही आ जाता है कि उसमें डिसाइड करेंगे कौन सा टूल्स यूज करेंगे, किस तरह का डाटा मेथोडोलॉजी, ये सब आप रिसर्च डिज़ाइन में ही करते हैं। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। फिर इसके बाद आप कलेक्शन ऑफ डाटा करते हैं। तो रिसर्च डिज़ाइन के बाद कलेक्शन ऑफ डाटा, फिर एनालिसिस ऑफ डाटा आता है। तो इसमें पूछा आपका हाइपोथेसिस के बाद आता कौन सा आता है, तो हाइपोथेसिस के बाद आप सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल्स, शोध उपकरण का चयन, या फिर रिसर्च डिज़ाइन, ये आपका आ जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। फिर अगला क्वेश्चन है, एक शोधार्थी के आवश्यक गुण होते हैं, मतलब आपको रिसर्चर के क्वालिटी बतानी है। तो पहला तो दिया है कि स्वतंत्र परिप्रश्न की आवृत्ति, दूसरा है अवलोकन एवं प्रमाण पर निर्भरता, तीसरा है ज्ञान का व्यवस्थीकरण अथवा सिद्धांतिकरण और चौथा दिया उपयुक्त सभी। तो एक अच्छे रिसर्चर में ये सारे गुण होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव या उपयुक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन है, शोध किया जाता है, पहला है नए ज्ञान के सृजन के लिए, दूसरा है सिद्धांत विकसित ना करने के लिए, तीसरा है शोध उपाधि प्राप्ति के लिए और चौथा है विद्यमान ज्ञान की पुनर्व्याख्या करने के लिए। तो ये आप इंग्लिश में भी देख लीजिए यहाँ पे। तो रिसर्च इज कंडक्टेड टू जनरेट न्यू नॉलेज, तो ये आपका बिल्कुल सही है। नॉट टू डेवलप ए थ्योरी, ये आपका गलत है। इसमें कहा नॉट टू डेवलप, मतलब रिसर्च जो है वो थ्योरी को डेवलप करने के लिए किया जाता है, ये इसमें कहा कि नॉट डेवलप, तो ये आपका गलत हो जाएगा। फिर तीसरा है ऑब्टेन रिसर्च डिग्री, तो ये भी आपका सही है क्योंकि जब आप एक रिसर्च कंप्लीट कर लेते हैं अपना, तो उसके बाद आपको एक डिग्री दी जाती है जिसमें फिर आप क्या होता है कि आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने के एलिजिबल हो जाते हैं। तो फिर आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। तो ये आपका एक रिसर्च की डिग्री मानी जाती है, तो ये भी आपका सही है। फिर री इंटरप्रिटेट
एग्जिस्टिंग नॉलेज, तो ये भी आपका सही है कि जो भी नॉलेज आपका पहले से है उसको आप पुनः उसकी व्याख्या करते हैं, तो ये भी आपका रिसर्च माना जाता है। तो इस हिसाब से आपका पहला सही है, तीसरा और चौथा सही है। तो कूट में आपका देख लेंगे, ये ऑप्शन नंबर डी 1, 3 और 4 यहाँ पे दिया है, ये आपका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चरों में से किसे परिमाणात्मक रूप में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो परिमाणात्मक रूप मतलब आपको क्वांटिटिव टर्म में बताना कि आप किसको मतलब एक न्यूमेरिकल फॉर्म में उसको नहीं कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपका दिया है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस दिया है, मैरिटल स्टेटस और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और प्रोफेशनल एटीट्यूड। तो इसमें आपका पहला दिया है सामाजिक आर्थिक स्तर, तो ये आपका इसको आप क्वांटिटिव टर्म में कर सकते हैं, मतलब आप किसी को बता सकते हैं कि उसके पास कितनी पैसा है। उसका सोशल स्टेटस में आप गांव में जैसे देखते हैं कि बता सकते हैं कि उसको मतलब कितने लोग पसंद करते हैं या कितने लोग नहीं पसंद करते हैं। तो ये आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं, लोगों से पता करके कि उनको कितने लोग पसंद करते हैं या उनके पास कितनी मनी होनी है या जो भी है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर दूसरा दिया है वैवाहिक स्थिति, तो वैवाहिक स्थिति में आप यस या नो, आप विवाहित हैं या नहीं विवाहित हैं, ये दो चीज़ें होती हैं। तो ये भी आप आसानी से कर सकते हैं इसको क्वांटिटिव टर्म में। फिर तीसरा दिया संख्यात्मक अभिक्षमता, तो ये न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पहले से दिया, तो ये तो आपका हो ही जाएगा क्वांटिटिव टर्म में। फिर चौथा दिया पेशेवर अभिवृत्ति मतलब प्रोफेशनल एटीट्यूड, तो प्रोफेशनल एटीट्यूड को आप क्वांटिटिव टर्म्स में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप मान लीजिए दो लोग हैं तो दोनों किसी एक काम को करते हैं, तो आप ये नहीं बता सकते हैं कि पहला व्यक्ति दूसरे से कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकता है, कितना ज़्यादा आगे है या दूसरा कितना उससे पीछे है। तो ये आप इसको क्वांटिटी में नहीं बता सकते हैं, ये आपका क्वालिटेटिव में आ जाता है। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोफेशनल एटीट्यूड या पेशेवर अभिवृत्ति, इसको आप क्वांटिटिव टर्म्स में नहीं कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, एक चिकित्सक ने डेंगू बुखार की 2 औषधियों की सापेक्षिक प्रभावशीलता का अध्ययन किया, उसके शोध को वर्गीकृत किया जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, पहला ऑप्शन दिया है वर्णनात्मक सर्वेक्षण के रूप में, दूसरा प्रयोगात्मक शोध के रूप में, तीसरा व्यक्तिगत अध्ययन के रूप में और चौथा है निर्जातीय वर्णन के रूप में। तो जो भी इस तरह के रिसर्च किए जाते हैं, जैसे 2 दवाओं का डेंगू पे देखना है कि क्या उसका इफेक्ट होता है, तो अभी आपको हमने ऊपर बताया था एक्सपेरिमेंट रिसर्च के बारे में। एक्सपेरिमेंट रिसर्च में क्या होता है कि कॉज और इफेक्ट को देखा जाता है, मतलब एक वेरिएबल्स का दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो उसी तरह यहाँ पे भी कि इन दवाओं का डेंगू पे क्या इफेक्ट है ये देखा है। तो इस तरह के जो भी रिसर्च आते हैं वो आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आ जाते हैं या प्रयोगात्मक शोध के रूप में। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रयोगात्मक शोध। फिर अगला क्वेश्चन है, एक प्रक्रिया के रूप में शोध का अर्थ स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित सूक्तियों में से कौन सी प्रासंगिक नहीं है। पहला है क्रमबद्ध क्रिया, दूसरा है वस्तुनिष्ठ अवलोकन, तीसरा है प्रयोग निम्न त्रुटि और चौथा है समस्या समाधान। तो जो रिसर्च होता है, रिसर्च में आपका मेनली क्या होता है, रिसर्च प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है कि मतलब कोई भी अगर समस्या उत्पन्न है तो उसको सॉल्व करने के लिए रिसर्च किया जाता है, ये आपका सही है। फिर दूसरा दिया है कि वस्तुनिष्ठ अवलोकन मतलब ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, तो ये भी आपका सही है। आप जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी लाएंगे अपने रिसर्च में उतनी ज़्यादा आपकी रिसर्च अच्छी मानी जाती है, तो ये भी आपका सही है। फिर पहला दिया है कि क्रमबद्ध किया मतलब सिस्टमेटिक एक्टिविटी, तो ये भी आपका सही है, क्योंकि रिसर्च एक सिस्टमेटिक तरीके से किया था, उसके एक प्रॉपर स्टेप्स होते हैं, उन्हीं स्टेप्स के हिसाब से आपको चलना होता है, तो ये भी आपका सही है। फिर तो ए सही है, बी सही है, डी सही है, तो जब 3 सही है तो आपका ऑब्वियसली ये ऑप्शन नंबर सी प्रयोग निम्न त्रुटि गलत हो जाएगा। तो इसमें पूछा है कि आपका प्रासंगिक नहीं है, तो आपका हो जाएगा सी ट्रायल एंड एरर, या ये आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान में एक सामान्य परीक्षण में प्राथमिकता दी जाती है। पहला है विश्वसनीयता को, दूसरा प्रयोग को, तीसरा वस्तुनिष्ठता को और चौथा है सभी को। तो आपका रिलायबिलिटी भी आती है, यूजेबिलिटी भी आती है, ऑब्जेक्टिविटी भी आती है, तो आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शोध प्रक्रिया प्रारंभ करने का प्रथम चरण कौन सा है। तो अभी आपको हमने बताया था ऊपर, या आपको पिछले वीडियो में भी इसको काफ़ी अच्छे से हमने बताया था कि कौन कौन से स्टेप्स आते हैं।
तो इसमें आपको वही बताएं कि पहला स्टेप्स आप क्या है। तो इसमें पहला दिया है कि समस्या का निर्धारण करने के लिए सूचना के स्रोतों की खोज, दूसरा है संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण, तीसरा है समस्या की पहचान और चौथा है समस्या का समाधान ढूंढना। तो ये तो आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि पहले आप समस्या ही नहीं पता किए तो उसका समाधान क्या ढूंढेंगे। फिर तीसरा ऑप्शन दिया समस्या की पहचान, तो ये आपका सही है। फिर आपका दिया है बी में संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण, मतलब लिटरेचर रिव्यू। तो लिटरेचर रिव्यू आपका प्रॉब्लम जो आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसके बाद ही आता है। तो इसमें आपका फर्स्ट स्टेप बताना, तो फर्स्ट स्टेप्स आपका हो जाएगा प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा समस्या की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि कोई शोधकर्ता इस आशय से शोध करता है कि कौन सा प्रबंधकीय ढंग ज़्यादा संगठनात्मक प्रभावशाली होगा, तब यह किस शोध का उदाहरण होगा। तो पहला है बेसिक रिसर्च, दूसरा है एक्शन रिसर्च, तीसरा अप्लाइड रिसर्च, चौथा नन ऑफ द अबव। तो इस तरह के जो भी रिसर्च होते हैं जो मतलब इंस्टीट्यूशनल होता है, किसी इंस्टीट्यूट के मतलब क्या उसकी उपयोगिता है, मतलब कितना प्रभावी है वो अपने काम को करने की या किसी पॉलिसी को बनाने में, तो इस तरह के जो भी रिसर्च होते हैं वो आपका अप्लाइड रिसर्च में आ जाते हैं, व्यवहारिक शोध में। तो व्यवहारिक शोध क्या होता है कि नीति निर्धारण में इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है कि कोई भी नीति कितनी कारगर है या कैसे उसकी प्रभावशीलता क्या है, या मतलब किसी नीति को लेकर कोई समस्या आ जाती है या कोई इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम आ जाती है, तो इस तरह के जो भी प्रॉब्लम रहते हैं उसको अप्लाइड रिसर्च से सॉल्व किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका व्यवहारिक शोध या अप्लाइड रिसर्च। फिर अगला क्वेश्चन है, उस शोध को जो अतीत के अध्ययन द्वारा नए तथ्यों की खोज करती है क्या कहेंगे। तो मैं इसमें आपको बताना है कि जो पास्ट का स्टडी करके जो रिसर्च किया जाता है उसको क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया दार्शनिक शोध, दूसरा ऐतिहासिक शोध, तीसरा है मिथयासिक शोध और चौथा है विषय विश्लेषण। तो जो भी इस तरह के शोध होते हैं जो अतीत के अध्ययन के द्वारा नए तथ्यों की खोज की जाती है, तो ये सब आपका आता है ऐतिहासिक शोध के अंतर्गत आता है, हिस्टोरिकल रिसर्च। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका हिस्टोरिकल रिसर्च। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक शोधों में किस प्रकार की आवश्यकता नहीं है। तो पहला है अवलोकन, दूसरा है जोड़ तोड़ या मैनिपुलेशन, फिर तीसरा है नियंत्रण और चौथा है विषय विश्लेषण। तो जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है इसमें आपको ऑब्जर्वेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, कंट्रोलिंग की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि आप दो वेरिएबल्स रहते हैं उनमें से एक को किसी को कंट्रोल करते हैं। कंटेंट एनालिसिस भी होता है, क्योंकि आप जो भी मतलब आप रिसर्च करते हैं उसका फिर लास्ट में एनालिसिस करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन भी आप इसमें होता है, क्योंकि बिना ऑब्जर्वेशन के कोई भी रिसर्च कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो ऑब्जर्वेशन हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, कंटेंट एनालिसिस, तो आपका बचता है मैनिपुलेशन। तो मैनिपुलेशन आपका गलत हो जाएगा, मतलब ये प्रोसेस नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका मैनिपुलेशन। फिर अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन आज का, जब कोई शोध समस्या विषम जनसंख्या से संबंधित हो तब सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिदर्श पद्धति होगी। तो पहला आपका दिया है समूह प्रतिदर्श, दूसरा है स्ट्रेटिफाइड प्रतिदर्श, तीसरा है सुविधाजनक प्रतिदर्श और चौथा है लॉटरी पद्धति। तो पिछले वीडियो हमने आपको बताया था कि जो सैम्पलिंग होता है वो दो तरीके से किया जाता है, एक होता है आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरा होता है आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आपका तीन आते हैं, एक सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, दूसरा है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और तीसरा है क्लस्टर सैम्पलिंग। ये आपका तीन आते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ये आप तीन याद कर लीजिए प्रोबेबिलिटी का, बाकी इसके बाद जितने भी आते हैं वो आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि जैसे विषम जनसंख्या है तो उसके लिए आप कौन सा यूज करते हैं। तो विषम जनसंख्या के लिए हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग को यूज करते हैं। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप कोई एक पॉपुलेशन को लेते हैं 10,000 लोगों की पॉपुलेशन के, तो उसमें आपको रिसर्च करना है, कोई भी आपका मान लीजिए टॉपिक है, तो उसमें आपको पहले तो आप ये डिसाइड करें उसमें मेल फीमेल को पहले मान लीजिए आप अलग कर देते हैं, फिर उसमें भी मेल फीमेल में भी क्या आप क्या एज वाइज डिसाइड कर देते हैं कि 30 साल से कम वाले एक तरफ हो जाएंगे, 30 साल से ज़्यादा वाले दूसरी तरफ, या फिर 60 साल से जितने भी ज़्यादा वो आप एक तरफ। तो इस तरह आप जो भी एक मतलब लेवल डिसाइड करते हैं कि ये फर्स्ट लेवल हो गया, सेकंड लेवल हो गया, तो ये सब जितने भी रिसर्च आते हैं इस तरह के, तो वो आपका होता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। और ऐसा तभी होता है कि जब आपका जो
पॉपुलेशन आप जो सैंपल लेते हैं वो आपका हेट्रोजीनियस हो, मतलब विषम हो, वो सेम तरीके से ना हो, क्योंकि सेम तरीके से नहीं, जब आपका विषम होगा तभी आप उसको एक लेवल में या स्तर में आप उसको अलग कर सकते हैं। क्योंकि अगर जो आपका पॉपुलेशन सेम रहेगा तो फिर आप उसको अलग ही नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पे ये रिसर्च काम नहीं करेगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, स्ट्रेटिफाइड रिसर्च। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और इससे पहले कि अगर आप लोगों ने दोनों वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको नेट एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।